प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 की तैयारी करने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस रीट लेवल 2 एग्जाम 2025 को देने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को बड़े ही ध्यान से एंड तक ज़रूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर मैं उन रीट लेवल 2 एग्जाम देने वाले राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स के लिए विज्ञान यानी कि साइंस सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये विज्ञान यानी कि साइंस सब्जेक्ट के वो 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 2 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे साइंस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो साथियों, आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देना है। इसके अलावा आपको हर क्वेश्चन के नीचे उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका आंसर लगाना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उसका आंसर जल्द से जल्द मुझे सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का साइंस सब्जेक्ट से। क्वेश्चन है, इसे बड़े ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ताप किसका माप होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए परमाणुओं की संख्या, ऑप्शन बी अणुओं की गति, ऑप्शन सी द्रव्यमान या फिर ऑप्शन डी घनत्व। जल्दी से साथियों कमेंट करें। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। आपके अनुसार इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इनमें से क्या है। देखिए, 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में इसमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अणुओं की गति, यानी कि ताप जो है वो अणुओं की गति का माप होता है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब चलिए साथियों, आ रहा है सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा अपनी आज की इस क्लास में, क्वेश्चन है कि किस अवस्था में अणु सबसे अधिक गतिशील होते हैं। 4 ऑप्शन के लिए आपको एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस या फिर ऑप्शन डी प्लाज्मा। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपके अनुसार इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा इसका सही उत्तर है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, गैस, यानी कि गैस अवस्था में अणु जो हैं वो सबसे अधिक गतिशील होते हैं, क्रियाशील होते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों, चलिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना होगा कि तापमान का एसआई मात्रक इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी केल्विन या फिर ऑप्शन डी रैंकिन। जल्दी से साथियों कमेंट करें। थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से ठीक ढंग से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी केल्विन, यानी कि ताप का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है केल्विन। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब चलिए आ रहा है साथियों चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि 0 डिग्री तापमान कितने केल्विन के बराबर होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए 0 के, ऑप्शन बी 100 के, ऑप्शन सी 273 के या फिर ऑप्शन डी 373 के। जल्दी से साथियों कमेंट करें। सोच समझ के आप इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपके अनुसार इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा इसका सही आंसर है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 273 के। अब चलिए साथियों, आ रहा है फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों के लिए। 5वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि ऊष्मा किस कारण से प्रवाहित होती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए तापमान अंतर, ऑप्शन बी द्रव्यमान अंतर,
ऑप्शन सी आयतन अंतर या फिर ऑप्शन डी घनत्व अंतर? जल्दी से साथियों कमेंट करें। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा तापमान अंतर। अब चलिए आ रहा है छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है साथियों कि सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली तापमापी इनमें से कौन सी है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शनों में तापमापियां आपको दिखाई दे रही हैं जो कि अलग अलग ताप मापने के लिए इनका यूज किया जाता है। आपको इनमें से कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और इस क्वेश्चन का सही आंसर लगाना है। ऑप्शन ए गैस तापमापी, ऑप्शन बी पारा तापमापी, ऑप्शन सी विद्युत तापमापी या फिर ऑप्शन डी अवरक्त तापमापी? जल्दी से साथियों कमेंट करें। सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा पारा तापमापी। यानी सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली जो तापमापी है वो है पारा तापमापी। पारा तापमापी जो है वो सबसे ज्यादा यूज में आने वाली तापमापी होती है। अब चलिए आ रहा है सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन के अंदर आप साथियों बताएं कि पारा तापमापी का उपयोग क्यों किया जाता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन ए पारा बहुत हल्का होता है, ऑप्शन बी पारा रंगहीन होता है, ऑप्शन सी पारा समान रूप से फैलता और सिकुड़ता है या फिर ऑप्शन डी पारा जल के साथ मिल जाता है? जल्दी से साथियों कमेंट करें। सेवंथ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए सातवें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा पारा समान रूप से फैलता है और सिकुड़ता भी है। यानी पारा जो है वो तापमापी का उपयोग जो किया जाता है वो पारे को समान रूप से फैलाने और उसको सिकुड़ाने में किया जाता है। जब हमें बुखार होता है तो बुखार का जो टेम्परेचर है वो तापमापी से मापा जाता है। तापमापी से उसका टेम्परेचर जो है वो नोट किया जाता है। तापमापी जो है बुखार में जब हम हमारे जीभ के नीचे लगाते हैं तो उसमें पारा ऊपर की ओर जाता है तथा नीचे की ओर डाउन होता है। यदि पारा ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपको तेज बुखार है, और यदि नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो शरीर है वो ठंडा पड़ चुका है, आपका जो बुखार है वो कम है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब चलिए साथियों आ रहा है आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि शरीर के तापमान को मापने के लिए किस तापमापी का यूज किया जाता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए गैस तापमापी, ऑप्शन बी पारा तापमापी, ऑप्शन सी डिजिटल तापमापी या फिर ऑप्शन डी अवरक्त तापमापी? जल्दी से साथियों कमेंट करें। आठवें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा डिजिटल तापमापी। यानी कि शरीर के टेम्परेचर को मापने के लिए डिजिटल तापमापी का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा डिजिटल तापमापी। अब आ रहा है साथियों नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि किस तापमान पर पारा जम जाता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन ए -39 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस या फिर ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस? जल्दी से साथियों कमेंट करें। सोच समझ के आप इस नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मैं अब आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है -39 डिग्री सेल्सियस। यानी -39 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पारा जो है वो जम जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों चलिए 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, इसमें आपको बताना होगा कि तापमापी में संकीर्ण नली का क्या कार्य होता है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए पारे के प्रवाह को रोकना, ऑप्शन बी ऊष्मा को अवशोषित करना, ऑप्शन सी तापमान को स्थिर बनाए रखना या फिर ऑप्शन डी तापमान बढ़ाने में सहायता करना? जल्दी से साथियों कमेंट करें। 10th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा इसका सही उत्तर होगा।
देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, पारे के प्रवाह को रोकना। देखिए साथियों, एक जानकारी और देना चाहता हूं मैं आपको अपनी अपनी आज की इस क्लास के अंदर कि आप लोगों के इस रीट लेवल 2 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में साइंस सब्जेक्ट से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साइंस का जो पोर्शन है आपका वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के इस रीट लेवल 2 एग्जाम के अंदर। इसीलिए आपका जो आज का ये क्लास का जो प्रैक्टिस सेट का वीडियो है ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपनी आज की इस क्लास को एंड तक ध्यान से जरूर अटेंड करना है। आप लोग सभी क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यान से अच्छे से सोल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि आप लोगों के जो साइंस सब्जेक्ट में रीट लेवल 2 एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका जो क्वेश्चन का पूछने का जो लेवल होगा क्वेश्चन पेपर के अंदर वो सेम एज इट इज आप लोगों का इसी प्रकार का रहने वाला है, जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में ये साइंस सब्जेक्ट से प्रैक्टिस सेट का वीडियो लेके आया हूं। ये विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा तैयार किए गए साइंस सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं, जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 2 एग्जाम में जाने से पहले आपकी तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे और आपके सिलेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। 100% ये क्वेश्चन आने लायक हैं। अब चलिए साथियों बढ़ रहे हैं 11th क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि ऊष्मा के संचरण की कितनी विधियां होती हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 11th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 3, यानी ऊष्मा के चरण की 3 विधियां होती हैं। अब चलिए आ रहा है 12वां क्वेश्चन आपके सामने। 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है साथियों कि संचरण यानी कि कंडक्शन के द्वारा ऊष्मा का संचार किसमें अधिक होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से क्वेश्चन में नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस या फिर ऑप्शन डी निर्वात। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 12वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ठोस, यानी संचरण यानी कि कंडक्शन के द्वारा ऊष्मा का संचार सबसे अधिक ठोस में होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि गर्मी में घर को ठंडा रखने के लिए किस रंग की दीवारें अधिक उपयुक्त होती हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से क्वेश्चन में नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शन में अलग अलग रंगों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में प्रदर्शित हो रहे हैं। इनमें से आपको कोई से भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर लेना है और उसका आंसर लगाना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी सभी क्वेश्चन के आंसर 1 बाय 1 सेंड भी कर सकते हैं। ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी सफेद, ऑप्शन सी नीली या फिर ऑप्शन डी लाल। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 13वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा सफेद, यानी गर्मी में घर को ठंडा रखने के लिए सफेद रंग की दीवारें अधिक उपयुक्त होती हैं। सफ़ेद रंग की दीवारें जो हैं वो गर्मी में घर को ठंडा रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं, काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होती हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 14वां क्वेश्चन आपके सामने। 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि संवहन यानी कि कंजर्वेशन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः किसमें होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस या फिर ऑप्शन डी बी और सी दोनों। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 14वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, बी और सी ऑप्शन, यानी कि संवहन यानी कि कंजर्वेशन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः द्रव और गैस इन दोनों में ही होता है। द्रव और गैस दोनों में ही संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। संवहन के द्वारा ऊष्मा जो है वो द्रव और गैस में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जो है वो डाइवर्ट होती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, द्रव और गैस। अब आ रहा है साथियों 15th क्वेश्चन।
15वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि रेडिएशन द्वारा ऊष्मा का संचरण इनमें से कहाँ होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए ठोस माध्यम में, ऑप्शन बी द्रव माध्यम में, ऑप्शन सी गैस माध्यम में या फिर ऑप्शन डी निर्वात में। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 15th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा आप लोगों के लिए, निर्वात में। अब आ रहा है 16वां क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है साथियों कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए जल में, ऑप्शन बी वायु में, ऑप्शन सी कांच में या फिर ऑप्शन डी निर्वात में। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 16 क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी निर्वात में, यानी प्रकाश की जो चाल है वो सबसे अधिक निर्वात माध्यम में होती है। अब आ रहा है 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि प्रतिबिंब बनने का नियम किस पर आधारित होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए क्वेश्चन में नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन या फिर ऑप्शन डी ध्रुवण। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 17वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है परावर्तन, यानी प्रतिबिंब बनने का नियम जो है वो परावर्तन पर आधारित होता है। प्रतिबिंब जो बनता है प्रकाश का वो परावर्तन के आधार पर निर्भर करता है, परावर्तन के नियम पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब चलिए आ रहा है 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है साथियों कि संपूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए जब प्रकाश हवा से जल में प्रवेश करता है, ऑप्शन बी जब प्रकाश जल से हवा में प्रवेश करता है, ऑप्शन सी जब प्रकाश ठोस से द्रव में प्रवेश करता है या फिर ऑप्शन डी जब प्रकाश किसी माध्यम से पूरी तरह अवशोषित हो जाता है। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 18वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी जब प्रकाश जल से हवा में प्रवेश करता है। जब प्रकाश जल से हवा में प्रवेश करता है तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के इस रीट लेवल 2 एग्जाम में पूछे जाने के लिए। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से अच्छे से सोल्व करें, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिकतर कंपटीशन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है वो साइंस सब्जेक्ट से पूछा गया है। क्वेश्चन है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या फिर ऑप्शन डी 8। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 19वें क्वेश्चन का आंसर सही सोच समझ के आप लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी 7, यानी कि इंद्रधनुष में टोटल कुल 7 रंग होते हैं। बारिश के समय जब बदल आ जाते हैं, यानी बारिश के बाद में जब बादल आ जाते हैं तो उस समय इंद्रधनुष जो है वो दिखाई देता है। इंद्रधनुष जो है वो आकाश में दिखाई देने लगता है। तो उस इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं वो टोटल कुल 7 होते हैं। 7 प्रकार के अलग अलग रंगों में इंद्रधनुष जो है वो बादलों में दिखाई देने लगता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब चलिए साथियों आ रहा है 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि प्रकाश तरंगों का प्रकार क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुदैर्घ्य, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी यांत्रिक या फिर ऑप्शन डी मिश्रित। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 20वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मैं अब आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा अनुप्रस्थ, यानी प्रकाश तरंगों का जो प्रकार होता है वो अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ माध्यम में प्रकाश तरंगे जो हैं वो प्रवाहित होती हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए आप लोगों के 100% इस रीट लेवल 2 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन दिखाई देगा। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करें।
ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस या फिर ऑप्शन डी निर्वात। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 21वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिए कि ध्वनि की जो चाल है वो सबसे अधिक किस में होती है, किस माध्यम में होती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शन अच्छे से ध्यान से चेक कर लें और सोच समझ के आप क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है ठोस, यानी ध्वनि की जो चाल होती है वो सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है। ठोस की वस्तुएं जितनी भी होती हैं उनमें ध्वनि जो है वो सबसे अधिक तीव्र गति से जो है वो उसकी चाल होती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा इसमें आपको बताना होगा कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुदैर्घ्य, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी यांत्रिक या फिर ऑप्शन डी दोनों, ए और सी ऑप्शन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप 22वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, दोनों, ए और सी ऑप्शन। यानी कि ध्वनि तरंगे जो हैं वो अनुप्रस्थ और वो अनुदैर्घ्य और यांत्रिक ये दोनों ही प्रकार की होती हैं। ध्वनि तरंगे जो हैं वो अनुदैर्घ्य और यांत्रिक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। अलग अलग इनका प्रकार होता है जिसमें ध्वनि तरंगे जो हैं वो रहती हैं। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी अनुदैर्घ्य और यांत्रिक इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब चलिए साथियों आ रहा है 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा इसमें आपको बताना है कि मानव कान कितनी आवृत्ति तक की ध्वनि को सुन सकता है। देखिए ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपसे इस रीट एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछा जा सकता है। क्वेश्चन एक बार पुनः आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि मानव कान कितनी आवृत्ति तक की ध्वनि सुन सकता है। ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन बी 10,000 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन सी 50 हर्ट्ज से 50,000 हर्ट्ज तक या फिर ऑप्शन डी 100 हर्ट्ज से 1,00,000 हर्ट्ज तक। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मैं अब आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। यानी एक जो मानव है उसका जो कान है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति तक की ध्वनि को सुन सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। अब चलिए साथियों आ रहा है 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा इसमें आपको बताना है कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई इनमें से क्या होती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अधिकतर सारे क्वेश्चन आने लायक हैं आपके, इसीलिए इस आज के इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पेपर की क्लास को बड़े ही ध्यान से आप सोल्व करने का प्रयास करें। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके 100% इस रीट एग्जाम के अंदर इस साइंस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन आने लायक हैं। ध्वनि की जो तीव्रता है उसकी इकाई क्या होती है यह आपको बताना है। ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी न्यूटन या फिर ऑप्शन डी वाट। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 24वें क्वेश्चन का आंसर भी आप लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा डेसिबल। यानी ध्वनि की जो तीव्रता है उसकी जो इकाई होती है वो होती है डेसिबल। यानी ध्वनि की जो आवाज़ है, ध्वनि की जो तीव्रता है वो डेसिबल में मापी जाती है। तो इसका जो इकाई होती है, ध्वनि को जो मापने की जो इकाई होती है वो होती है आप लोगों की डेसिबल। जितनी भी ध्वनि होती है उसको डेसिबल में मापा जाता है, डेसिबल में उसको नोट किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डेसिबल। अब चलिए आ रहा है साथियों 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए आज की इस क्लास में। इस क्वेश्चन में अब आपको बताना है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी इनमें से कितनी होनी चाहिए। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 17 मीटर, ऑप्शन सी 20 मीटर या फिर ऑप्शन डी 30 मीटर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। 25वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं।
देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 17 मीटर। यानी प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी जो है वो 17 मीटर की होनी चाहिए। कम से कम 17 मीटर की जो न्यूनतम दूरी है वो प्रतिध्वनि सुनने के लिए होनी आवश्यक होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है 17 मीटर। अब आ रहा है 26वां क्वेश्चन। 26वें क्वेश्चन में आपको बताना है साथियों कि संगीत में ध्वनि की गुणवत्ता को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए पिच, ऑप्शन बी आवृत्ति, ऑप्शन सी टिम्बर या फिर ऑप्शन डी ध्वनि तीव्रता। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 26वें क्वेश्चन का आंसर आप लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी टिम्बर। यानी कि संगीत में ध्वनि की गुणवत्ता को टिम्बर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर है। अब चलिए साथियों आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का 27वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि कौन सा माध्यम ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाने देता। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस या फिर ऑप्शन डी निर्वात। जल्दी से साथियों कमेंट कर दें, सोच समझ के आप इस 27वें क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपके अनुसार इसका सही आंसर इन 4 ऑप्शंस में से क्या हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा निर्वात। यानी निर्वात माध्यम में ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाने देता। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है इसमें आपको बताना होगा कि बांसुरी से निकलने वाली ध्वनि को इनमें से क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी शोर, ऑप्शन सी प्रतिध्वनि या फिर ऑप्शन डी विक्षेप। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 28वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मैं अब आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है आप लोगों के लिए संगीत। यानी बांसुरी से निकलने वाली ध्वनि को संगीत कहा जाता है। बांसुरी की जो ध्वनि होती है उससे जो स्वर निकलता है उसे हम संगीत कहते हैं। वो जो ध्वनि होती है वो संगीत की ध्वनि मानी जाती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा साथियों, इसमें आपको बताना है कि ध्वनि तरंगों का परावर्तन किसके कारण होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए किसी तरह किसी सतह से टकराने पर, ऑप्शन बी ऊर्जा समाप्त होने पर, ऑप्शन सी केवल गैस में होने पर या फिर ऑप्शन डी जब कोई अवरोध न हो। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 29वें क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मैं अब आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा आप लोगों के लिए किसी सतह से टकराने पर। यानी कि ध्वनि तरंगों का परावर्तन जो है वो किसी सतह से टकराने के कारण होता है। जब ध्वनि तरंगे किसी सतह से टकराती हैं तो वह ध्वनि तरंगों का परावर्तन माना जाता है। ध्वनि तरंगे जब किसी भी सतह से टकराती हैं तो वह परावर्तन हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है किसी सतह से टकराने पर। अब चलिए साथियों आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि किस आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन बी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से साथियों कमेंट करें, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन का आंसर आप सोच समझ के लगाएं। 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। यदि आपको ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो पुनः आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और उसमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आप कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मैं अब आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक
आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उसको पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि होती है वो पराश्रव्य ध्वनि होती है, यानी कान को फाड़ देने वाली ध्वनि होती है। जो आदमी इस ध्वनि को सुन नहीं पाता, इतनी अधिक क्षमता की ये ध्वनि होती है, इतनी तेज आवाज की ये ध्वनि मानी जाती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि है वो आदमी को बहरा करने देने वाली ध्वनि भी मानी जाती है। इससे कान का जो पर्दा है वो फट सकता है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो साथियों, ये थे आप लोगों के लिए साइंस यानी विज्ञान सब्जेक्ट के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के इस रीट लेवल 2 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में साइंस सब्जेक्ट से डेफिनेटली निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपके अपनी आज की इस क्लास के अंदर इस 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से टोटल आपके एग्जिट कितने क्वेश्चंस बिल्कुल राइट हुए हैं, ठीक हुए हैं। इसके अलावा यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी आप ना भूलें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी आप ज़रूर फॉलो करते रहें, ताकि आपको इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के अलग अलग सब्जेक्टों के प्रैक्टिस सेट के वीडियोस इसी तरह से आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते रहें, ताकि आपको इस रीट लेवल 1 एवं लेवल 2 के एग्जाम में जाने से पहले ये क्वेश्चन पेपर के जो प्रैक्टिस सेट के वीडियो हैं ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।